टीचर्स टॉक की सीरीज में आज मैं आपको एक ऐसे टीचर से मिलाने जा रहा हूं जो खुद एक अच्छे टीचर तो है ही, बट उसी के साथ साथ आपको ये बताएंगे कि आपको अपने खातों को कैसे संभालना है, आपको आपकी प्रोफाइल, बिजनेस प्रोफाइल को कैसे मैनेज करना है। और मैं कई टाइम से उन्हें जान रहा हूं और उन्होंने काफी हेल्प करी है इस फील्ड में, कई टीचर्स की, कई कोचिंग ऑनर्स की और कई बिजनेस ऑनर्स की। तो थैंक यू सो मच भाविक सर अपना समय देने के लिए। भाविक सर, पहले तो मैं टीम को बता दूं कि आज ये जो स्टूडियो आप देख रहे हो ये भाविक सर का स्टूडियो है। एंड सर मज़ा आ गया, मतलब मेरा दिल खुश हो गया कि एक टीचर को इतना टेक्नोलॉजी से भी देखकर कि जो आप काम कर रहे हो। तो क्यों सर, क्या ज़रूरत क्या पड़ गई एक टीचर को ऐसे पॉडकास्ट सेटअप, स्टूडियोज बनाने की? बेसिकली टीचर्स जो मेरा बिजनेस कोचिंग का कंसेप्ट है, मैं बिजनेस कोचिंग करता हूँ, साथ में हमारा टैक्स कंसल्टेंसी का फर्म है। तो उसके साथ साथ मैं काफ़ी वीडियोस वगैरह बनाता था जिसकी मैं दूसरे स्टूडियोज़ में जाता था। तो दूसरे स्टूडियोज़ में जाने के बाद मुझे पता लगता था कि भी ये स्टूडियोज़ अभी इतने टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है। ये पुराने ज़माने के हैं जो बस सिंगिंग के लिए या पॉडकास्ट के लिए थोड़ा बहुत आइटम्स उनके पास है। करेक्ट। तो ये सब सोच के मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही ऐसा सेटअप बनाऊँ जहाँ मुझे जो जो रिक्वायरमेंट है टेक्नोलॉजी की वो सब मैं सेटअप एक ही जगह करूं। तो इसी को लेके मैंने ये पूरा स्टूडियो सेटअप बनाया है और हालांकि इसमें आपकी बहुत हेल्प लगी है मुझे। थैंक यू सो मच। और आपके गाइडेंस के बिना मैं इतना नहीं कर पाता। अरे नहीं तो सर, जो जो टेक्नोलॉजीज वगैरह थी आपका गाइड मिला उसके हिसाब से मैंने पूरा सेटअप रेडी कर दिया। और मेरा बस यही इनपुट था इस स्टूडियो को लेके कि भाई हमें स्टूडियो में जो भी रिकॉर्डिंग करनी है, वेराइटीज ऑफ रिकॉर्डिंग होती है, क्योंकि एक क्रिएटर होता है, कंटेंट क्रिएटर या टीचर्स आप लगा लो, उन्हें सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ाना नहीं होता, आपको बैक एंड में बहुत सारी चीजें आपको करनी रहती है। तो उसी को ध्यान में रख के मैंने स्टूडियो सेटअप का मैंने पूरा आइडियाज जनरेट किया कि जहाँ जैसे हम अभी बैठे पॉडकास्ट के लिए, तो अगर हमें पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है हम वो कर सके, हमें साथ में फोटो शूट करना है तो हम वो भी कर सके। प्लस इवन जो टीचर्स को जरूरी होता है कि भाई हमें वीडियोस कोर्सेज रिकॉर्ड करने हैं तो हम वो इजीली कर सके, या हमें लाइव पढ़ाना है तो सबसे बड़ा दिक्कत वहीं आता है जब हमें लाइव करना है। तो आप टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करके आप लाइव बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आज अगर आप कोर्सेज रिकॉर्ड करते हो बच्चों को ये नहीं लगता कि हम लाइव बातें कर रहे हैं उनसे, तो वो कनेक्ट नहीं कर पाते। तो जब आप लाइव सेटअप आपके पास होता है तो बच्चे आपसे इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। और अभी का जो टेक्नोलॉजी एज है उसमें डिस्टेंस कुछ भी नहीं है। आप फॉरेनर कोई अगर स्टूडेंट है तो हम इंडिया में बैठे बैठे उनको पढ़ा सकते हैं, पर इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना पड़ेगा। काफी टीचर्स ऐसे हैं जो अपने आप को अपडेट्स नहीं कर रहे, बस वो आज भी पुराने तरीकों से पढ़ा रहे हैं कि भाई नहीं हमें तो चॉक बोर्ड ही चाहिए और हम तो उसी तरह पढ़ाएंगे, हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो आप आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। और हर कोई आज टीचर लगा लो या कोई भी बिजनेस लगा लो, हर कोई अर्निंग करने के लिए ही बिजनेस कर रहा है, वरना और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। आज वो टीचर्स ऐसे होते हैं यार नहीं मैं तो बस पढ़ाऊंगा, इसके अलावा मुझे प्रॉफिट अर्न नहीं करना, वो गलत है। बिल्कुल सही बात है। तो बस इसी पर्पस के लिए मैंने स्टूडियो सेटअप कर लिया कि जो मेरा पैशन था मैं भी पूरा करूं, प्लस मेरे साथ और लोग भी है वो भी इसी तरीके से अपना पैशन पूरा करें। भाविक सर, एक बात मुझे आपसे जानना थी कि जैसे आप खुद एक ऐसी फर्म चला रहे हो जहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट जोनर के, स्पेशली कोचिंग भी है, बिजनेस ऑनर्स भी है, जिनको आप बताते हो कि यार टैक्स के लिए पूरी कंसल्टेंसी एंड ऑल करते हो। कोचिंग डोमेन में अपनी अकाउंटिंग को परफेक्ट रखना कितना इंपॉर्टेंट है और क्या फायदे मिलेंगे और क्या गलतियां आप अक्सर देखते हो जब कोचिंग को कंसल्ट करते हो तब? हाँ, जैसे आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि जैसे कि जब कोई कोचिंग पर्सन जो है या टीचर्स है वो जब मेरे पास आते हैं कि भाई हमें हमारा बिजनेस कैसे आगे ले जाना चाहिए वगैरह, तो मैं सबसे पहले मेरा सवाल यही होता है कि आपने अभी अपना बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाया? अब उनमें से आप मानोगे नहीं कि 90% ऐसे टीचर्स होते हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन इन पार्ट नहीं करवाया। उन्हें ये तक नहीं पता कि ये भी करना होता है। उन्हें बस ये लगता है कि बस हमने स्टार्ट कर दिया, पैसा आ रहा है सेविंग अकाउंट में। तो मैं तो ये हैरान हो जाता हूँ कि जो टीचर्स जिनको खुद अपडेट रहना चाहिए, जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, वो खुद अपडेटेड नहीं है इसको नॉलेज को लेके। क्योंकि आज अब जब आप बिजनेस कर रहे हो आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। अब जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है यानी आपकी आइडेंटिटी नहीं है। आप एज अ पर्सनल टीचर आप नहीं पढ़ा सकते हो। अगर आपने बिजनेस आपने ओपन किया है तो बिजनेस का नाम होना चाहिए। आप अपने नाम से तो बिजनेस चला नहीं सकते। प्लस उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि भाई एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है, उद्यम सर्टिफिकेट्स जो आते हैं, वेराइटी ऑफ अदर सर्टिफिकेट्स भी है। अगर आप कभी लोन पिच करने जाते हो आप वहीं फेल हो जाते हो कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ है बिजनेस के। करेक्ट, ओके। फिर दूसरी बड़ी गलती है कि जो भी पैसा आप कलेक्ट कर रहे हो एज अ फीस आप कलेक्ट कर रहे हो स्टूडेंट से, आप अपने सेविंग में डिपॉजिट कर रहे हो।
सबसे बड़ा करते हैं, ब्लंडर है वो। टीचर्स करते हैं, हाँ, अक्सर करते ही है। मैंने सबसे पूछा वाला सर सेविंग में कर रहे हैं, बैंक करने दे रही हम कर रहे हैं। अरे आरबीआई की गाइडलाइंस ये बोलती है कि जब आप अपने बैंक का जो बिजनेस का जो पैसा है, अगर आप सेविंग में आप ले रहे हो, सेविंग अकाउंट में आप डिपॉजिट करवा रहे हो, वो रूल्स के खिलाफ है। आप बैंक से उसको सीज कर सकती है। अब ये पता ही नहीं है। दूसरा, उन्हें ये नहीं पता कि हमें जीएसटी कब लेना है, कब हम पे एप्लीकेबल है, कब नहीं है। अब सर्विस इंडस्ट्री लगाओ, जैसे टीचर्स है वो सर्विस इंडस्ट्रीज में, तो अगर सर्विस इंडस्ट्रीज में है तो उनका 20 लाख का अगर टर्नओवर क्रॉस कर जाता है, उन्हें जीएसटी कंपलसरी हो जाता है। करेक्ट। और यहाँ तक कि एक और रूल है जिसमें अगर आप ऑनलाइन बिजनेस यानी ऑनलाइन टीचिंग में जा रहे हो, तो आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। उसके लिए कोई वो नहीं है, मतलब कि इतने टाइम बाद कोई स्लैब नहीं है? स्लैब टर्नओवर वाइज जो है कि अगर विद इन स्टेट आप 20 लाख तक आप बिजनेस कर सकते हो। करेक्ट। और अगर आप स्टेट के बाहर कर रहे हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अगर आप कोचिंग कर रहे हो, तो आपको जीएसटी लेना कंपलसरी। नहीं तो ऑनलाइन कोचिंग में अगर एक टीचर स्टेट के अंदर पढ़ा रहा है तो उसको बाउंड्री कैसे डिफाइन करोगे आप? अगर मैं जैसे पीएससी स्टेट पीएससी पढ़ा रहा हूँ तो उस केस में पढ़ा तो रहे हो स्टेट वाइज, पर आपको जितने भी आपके स्टूडेंट्स है वो उसी स्टेट के होने चाहिए। पर आप जब ऑनलाइन अपने प्लेटफॉर्म को लेके जा रहे हो, तो आपको तो ये नहीं पता वो स्टूडेंट कहाँ का है, वो आपको कहाँ से आपको पैसा ट्रांसफर कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने ये सारे कॉम्प्लिकेशन ना हो इसलिए रूल ही बना दिया कि जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा अगर आप कुछ सेलिंग कर रहे हो या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको जीएसटी कंपलसरी है। अब ये पता ही नहीं लोगों को। नहीं, मुझे भी थोड़ा सा डाउट था इसको लेके और मैंने एक वीडियो भी बनाया था। हाँ, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपका ऑनलाइन का विजन बड़ा है, सर का सजेशन है और गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि आपको जीएसटी लेना पड़ेगा, बट सर इनिशियल फेज में कुछ काम नहीं चल सकता। अब जैसे पहला मैं अगर आज एक नया कोचिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं जीएसटी लेने जाऊंगा तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मेरे लिए। हो तो जाएगा, पर जब तक आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं जा रहे हो तब तक कोई इश्यू नहीं है। आप विद इन स्टेट 20 लाख तक आप टर्नओवर कर सकते हो और बिजनेस कर सकते हो। और जो रूल्स है वो रूल्स है आपको फॉलो करने हैं। चलिए, ये तो बात हो गई एक छोटे लेवल की। बट आने वाले समय में जैसे बहुत सारे ऐसे टीचर है जो जीएसटी भी भर रहे, अपना रजिस्ट्रेशन भी कर रखा है और फिर भी वो अपनी अकाउंटिंग बहुत तंदुरुस्त नहीं रखते, बेस्ट नहीं रखते, तो इसका क्या ड्रॉबैक मिलता है नियर फ्यूचर? देखिए, मैं अकाउंटिंग को लेके ना जो पुराने जमाने से चलता आ रहा है कि भाई ये तो गवर्नमेंट ने बोला अकाउंटिंग करना इसलिए हम करवा रहे हैं, आगे हमारा क्या फायदा है, हिसाब तो हमारे गले में ही आ रहा है शाम को, हमारी जेब में आ रहा है, कौन चोरी क्या कर लेगा। तो मैं वो बताना चाहूंगा कि ये गलत है। आज जब तक आपका अकाउंटिंग परफेक्ट नहीं है तब तक आप बिजनेस में सर्वाइव लॉन्ग टाइम तक नहीं कर पाओगे। जैसे कि आज हर नया स्टार्टअप से या टीचर्स नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हें फंडिंग के लिए जरूरत पड़ती है, भाई कोई हमें इन्वेस्टर मिल जाए जो हमें फंड दे। तो इन्वेस्टर ना मिला, बैंक्स को ही अगर अप्रोच करते हो कि भाई हमें फंड चाहिए, भाई मुझे क्लासेस ओपन करनी है और मुझे फंड चाहिए, तो आप ऑन टेबल क्या बोलोगे? सर मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेरा रेपुटेशन देखिए, आप किसी स्टूडेंट को जाके पूछ लीजिए मैं कितना हॉनेस्ट हूँ, मैं आपका पेमेंट टाइम पे कर दूंगा। ऑन पेपर जब तक नहीं है तब तक कुछ नहीं चलने वाला, कोई रेफरेंस नहीं चलेगा, कुछ नहीं, क्योंकि वो बैंक का मैनेजर सिर्फ अधिकारी है बैंक का। वो आपको पर्सनल टच पे लोन नहीं दे सकता। तो उधर क्या काम आएगा? आपके फाइनेंशियल्स। करेक्ट। जब तक आपके फाइनेंशियल करेक्ट नहीं है, ऑन द गो नहीं है, अब उसको स्टडी करने के बाद बैंक ये अंदाजा लगाएगा कि भाई आपका बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, आपके अभी के 3 साल के आपके जो रिकॉर्ड्स हैं फाइनेंशियल, वो कितने स्टेबल हैं, कितना आपने पेमेंट लिया है, कितनों को देना है, वो सारी चीजें एनालिसिस करने के बाद आपको फंड मिलता है। या किसी आप इन्वेस्टर को अप्रोच कर रहे हो, क्या बोलोगे? सर मैं नया कुछ इनोवेशन लाया हूँ, बस मुझे आप दे दिए फंड, मैं आपको दे दूंगा रिटर्न। और वो नहीं चला तो? और मैं तो यही बोलता हूँ, हर स्टार्टअप को खुद पे डाउट होता है, कॉन्फिडेंस से सामने वाले को बताएगा कि भाई देख मैं तो कमा के दूंगा, खुद को कहीं ना कहीं डाउट है, यार नहीं चला तो क्या होगा। करेक्ट है। तो पर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर स्ट्रांग है, सामने वाला इजीली कन्विंस होगा और आपको फंड्स देगा। तो देखिए, इस बात को समझिएगा कि अगर आप एक टाइम तक थोड़े स्टेबल हो गए तो आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। कई बार आपको बैंक से पैसा लेना पड़ता है। बैंक पैसा किस बेसिस पे देती है? वो आपके अकाउंट्स को चेक करेगी, आपके आईटीआर और रिटर्न्स को चेक करेगी, और अगर वो अच्छे होंगे, मजे की बात मैं आपको बताता हूँ सर, एक महान टीचर मेरे से मिले थे, काफी अच्छा कर रहे थे, और मैंने उनसे पूछा सर आईटीआर कितना भरा है इस साल का? तो उन्होंने अपनी जो बुक बताई वो 4 लाख रुपए की बताई। मतलब ये स्थिति कि वो टीचर अगर 20 लाख का लोन लेने भी जाएगा तो उसको 4 बार सोचने को पड़ेगा, बैंक उसको इतने आसानी से लोन देगी नहीं। तो अगर आप चाहते हो कि आपको एकदम से ग्रो करना है और आपको बैंक उतना पैसा दे दे, तो बैंक भी पैसा आपको तभी देगी जब आपने रिटर्न सही पास करे हो और आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड आपने क्लियरली मेंशन करो। तो मतलब अगर मुझे फॉर एग्जांपल अगर 1-8 करोड़ का लोन चाहिए, 50-60 लाख का लोन चाहिए, तो मुझे कितना रिटर्न फाइल करना चाहिए?
देखिए, जब आप प्रोजेक्ट लोन, इसको प्रोजेक्ट लोन बोलते हैं कि भाई हमें कुछ नया स्टार्टअप करना है और हमें इसमें नॉलेज है इस फील्ड में और हमें इसे एग्जीक्यूट करने के लिए भाई बैंक से फंड चाहिए या किसी इन्वेस्टर से हमें फंड चाहिए। तो जब इस टाइप का अगर आप कुछ स्टार्टअप्स कर रहे हो तब उसे प्रोजेक्ट लोन बोला जाता है। Okay. तो प्रोजेक्ट लोन में आपको अगले 5 साल का प्रोजेक्शन करके देना होता है जिसको इन्वेस्टर या बैंक्स को, कि भाई हम ये नया प्रोजेक्ट है हमारा, ये स्टार्टअप है, इसमें अगर हम इतना इन्वेस्ट करेंगे तो इसके सामने इसका प्रोबेबिलिटी जो है रिटर्न्स का वो इतना हाई रहेगा जिसकी वजह से हम आपका पेमेंट जो इंटरेस्ट का है वो इजीली कर पाएंगे। तो उस तरीके से आपको कन्विंस करके आपको करना है। हालांकि जो बैक आपके जो पहले के रिटर्न्स है बैक ईयर्स के, वो भी मायने रखते हैं कि आप जो फिलहाल जो आप कमा रहे हो या पिछले साल आप क्या कमाए थे वो कितना कमाया और आपने कितना टैक्स पे किया, वो मायने रखे। ओके मतलब अब अगर आपको एक्चुअल में अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको सबसे अच्छा है कि भैया सही तरीके से कोई अकाउंट कंसल्ट करवाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सर एक बात बताइए कि जैसे मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि कई क्लाइंट्स को आप कंसल्ट करते हो कि ग्रोथ बिजनेस में कैसे चाहिए। हालांकि आपने मुझे 2-4 टिप दी, मुझे भी बड़ा मज़ा आया, मैं अपने धंधे में भी उसे इम्प्लीमेंट करूँगा। बट सर क्या कोचिंग डोमेन में कैसा एक्सपांशन कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? कोचिंग इंडस्ट्रीज जो है ना अभी सबसे फास्ट मूविंग इंडस्ट्रीज है इंडिया में अगर माना जाए तो। स्टार्टिंग्स में जब कोचिंग का था तो इतना ट्रेंड नहीं था, पर अभी के हालांकि जो पीछे के 4 साल अगर आप देखने जाएं तो कोचिंग इंडस्ट्री बहुत बूम कर रही है। करेक्ट। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि टेक्नोलॉजी कि जैसे कि पहले इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, जो टीचर्स थे या कोचेस थे इतने लोगों तक नहीं पहुंच पाते थे। अब जब तक आप ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाओगे आप अपने आप को ग्रोथ कैसे करोगे? बिल्कुल तो सही बात। उसी तरीके से अब जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, हालांकि मैं बोलूँ कि लॉकडाउन के बाद कि वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर आया, ठीक है, तो लोगों को ये मजबूर कर दिया कि आपको घर पे कैसे काम करना है, ठीक है, आपको टेक्नोलॉजी के साथ कैसे काम करना है। बिल्कुल काफी लोग ऐसे थे, अगर आप देखें तो हमारे गवर्नमेंट डिपार्ट्स में ऐसे होते हैं कि जो पीसी चलाना नहीं आता, कंप्यूटर चलाना नहीं आता, पर आज गवर्नमेंट ने भी कंपलसरी कर दिया है कि जब तक अगर आपको पीसी चलाना नहीं आ रहा है तो आप उधर रिटायरमेंट ले लीजिए या तो आप पीसी चलाना सीख लीजिए। अरे वाह। ठीक है, तो वैसे ही हम टीचर्स को, कोचेस को भी अपने आप को टेक्नोलॉजी से फ्रेंडली हमें बनाना है। तो नई टेक्नोलॉजी जो अभी मार्केट में आ रही है उसे हम कैसे अडॉप्ट करें और लोगों तक पहुंचे। जैसे कि भाई आपने जो भी पैनल्स हमको सजेस्ट किया तो वो पैनल में पहले नॉर्मल पैनल्स आ रहे थे कि आप सिंपली आप टच स्क्रीन आ गया उसको इजीली आप पढ़ा लो वगैरह, पर आपने जब हमसे बात किया कि भाई हमारे पास एक एआई टेक्नोलॉजी वाला भी पैनल है जो कंटेंट बनाने में आपको हेल्प करता है, या ऑनलाइन अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो भी आपको हेल्प करेगा। तो कुछ नया था, अब मैं इसको मना भी कर सकता, पर मैं एक आगे का विजन लेके चलता हूँ कि आगे 5-10 साल के कि भाई ये टेक्नोलॉजी अगर आ गई है तो आगे 10 साल तो चलने वाली है। तो हमें इसे अडॉप्ट करना है, हमें इससे दूर नहीं भागना है। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है उसको स्टडी करना जरूरी है। अभी जैसे एआई टेक्नोलॉजीज आ रही है तो आप अपने बिजनेस में एआई टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं। करेक्ट। पीटीजेड कैमरा आपने जैसे बताया तो ये यूजर फ्रेंडली है, आप रिमोटली आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, किसी ऑपरेटर की जरूरत नहीं है कि आपको लेके बैठे और ऐसे ऐसे क्लिक करता रहे और ऐसा एंगल है नहीं है, आप इसको वन हैंडेडली का ऑपरेट कर सकते हो। बिल्कुल। तो वैसे ही हमें अपने आप को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बना के अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए। उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस आ चुके हैं जो हमें पता ही नहीं है मार्केट में। तो आप जैसे एजुकेट करते हो कि भाई क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आती रहती है तो हम आपके वीडियोस देखते रहते हैं तो उस पर हमें पता है आप मार्केट में कुछ नया है। तो ऐसे ही लोगों को भी अवेयर होना चाहिए अपने बिजनेस के लिए कि अब क्या टेक्नोलॉजी हमें उसे कैसे एडॉप्ट करना है। सर बिल्कुल सही बात कही आपने टेक्नोलॉजी को लेके। एक कुछ दिनों में जब इस गुजरात में भ्रमण कर रहा था तो मैंने ऐसे बहुत सारे कोचिंग ऑनर्स देखे जिन्होंने पैसा तो अर्न कर लिया, नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट कि उन्हें एक्चुअल में अगर बिजनेस में री इन्वेस्ट करना है, लाइकवाइज की गोल्ड खरीदना या लैंड खरीदने के अलावा अगर उन्हें बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो एक कोचिंग के पास में अच्छे ऑप्शंस क्या क्या होते हैं जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, मैं अपने बिजनेस कोचिंग में ये बहुत बार सिखाता हूँ कि लोग जो गलती कहाँ कर देते हैं कि अच्छा खासा पैसा तो कमा लेते हैं, अब वो पैसा को बोलते हैं कि भाई मुझे इन्वेस्ट करना है कहीं जहाँ से अच्छा रिटर्न है, तो या तो नॉर्मली शेयर्स में इन्वेस्ट कर देंगे जहाँ उनको कोई नॉलेज नहीं है, जहाँ अपना पैसा डुबा देंगे, ठीक है, या तो फिर कुछ और किसी की एडवाइस ले लेंगे, नॉर्मली कोई फ्रेंड्स की या किसी की, बोले मेरे बिजनेस में कर दे तेरे को अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, तो पैसा डूब जाता है। या फिर कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर दे जिसमें उनका कोई नॉलेज ही नहीं। Correct. अब उसकी वजह से उनका जो पैसा हार्ड अर्न मनी होता है, ये सारी चीजें हमें इतनी साल मेहनत करके करना है, वो डूब जाता है। तो मेरी सलाह उन लोगों के लिए हमेशा ये रहती है कि आपका जो मेन डोमेन है उससे कनेक्टेड कितने बिजनेसेस आप वो ढूंढ के निकालिए। आप अपने डोमेन को छोड़िए मत। अगर आप कोचिंग बिजनेस कर रहे हो तो जैसे कि स्कूल है,
अब स्कूल्स को आप देखो कि अच्छा खासा अर्न कर रही है, पर कैसे? सिर्फ पढ़ाने से नहीं। उन्हें पता है कि हमारे पास जो अगर बच्चे आ रहे हैं तो उन्हें बुक्स की जरूरत होगी। करेक्ट। तो वो बोलते हैं भाई बुक्स तो यहीं से मिलेगी भाई, तो वहां से टाई अप हो जाता है उनका स्कूल्स का, पैसे वहां से मिल जाते हैं। हाँ। फिर यूनिफॉर्म्स के लिए, तो यूनिफॉर्म्स तो बच्चे को कहीं ना कहीं से तो लानी है, तो स्कूल्स क्या बोलते हैं भाई आपको इसी जगह से आपको यूनिफॉर्म मिलेंगे, टाई अप हो गया। तो वैसे ही आप अपने बिजनेस में देखिए कि हम कौन सा एडजस्टेंट जो है बिजनेसेस जो इससे रिलेटेड है। अगर आपका कोचिंग ही है तो आप जैसे कोच कर रहे हो वैसे ही दूसरों को सिखाओ। करेक्ट। अर्निंग हो गई कि भाई आज जैसे हम कोच करके हम सीखे हैं तो दूसरे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है, आप उनको सिखाना शुरू कर दो। कोचिंग इंडस्ट्री का पर्सन स्कूल ओपन कर सकता हाँ, है, स्कूल ओपन कर कॉलेज में इन्वॉल्व हो सकता है, बुक राइट कर सकता है। बुक राइट, आप पढ़ाते पढ़ाते आपको कोई अच्छा नॉलेज हो गया तो आप अपना बुक लिख लीजिए। हाँ, मतलब इन्वेस्टमेंट डोमेन को मत छोड़िए, मेरा कहना ये है। बिल्कुल ये रियलिटी है। एंड ऐसे मेरे सामने बहुत सारे एग्जांपल्स है कि एक्स कोचिंग ने अपना ये ओपन कर लिया, अपना रेस्टोरेंट ओपन कर लिया, अपना वो ओपन कर लिया, वो सक्सेसफुली उतना वर्कआउट नहीं करता है। सर जी एक मेन चीज ये समझिए, जो रेस्टोरेंट ओनर्स होते हैं जो सालों से रेस्टोरेंट चला रहे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, काफी बार डाउनफॉल आ जाता है उनके लिए भी। तो आप तो सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको तो कोई नॉलेज ही नहीं है, तो आप कैसे कामयाब हो सकते हो? करेक्ट। और सबसे बड़ी गलती वही है कि भाई आज जिसका नॉलेज नहीं हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। टीचर्स इस बात का ध्यान रखिएगा, पैसा आएगा ही आएगा, आप ग्रो करोगे ही करोगे, पर ग्रो करने के बाद में अगर एक्चुअल में बड़े लेवल पे ग्रो करना है तो सर की इस बात को ध्यान रखिएगा। सर ने जैसे कहा है अपने डोमेन को छोड़ के इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश या गलती मत करिएगा, ये तो फिर उससे बेटर है सर लैंड खरीद लो या गोल्ड खरीद लो। बस वही है, सिंपल है, आप लैंड खरीद लो। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा। पर मैं तो उसमें भी सिखाता हूँ कि लैंड खरीद तो लिया आपने, लैंड जब आपको पैसों की जरूरत है, रातों रात लैंड नहीं बिकती, सही बात है। उसमें भी आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना है कि भाई आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कौन सा करना है, शॉर्ट टर्म कौन सा करना है। लॉन्ग टर्म वही करना है कि सालों तक आपको पैसों की जरूरत नहीं, शॉर्ट टर्म में वो करना है कि आपको तुरंत जरूरत पड़ी तो वो पैसा मुझे मिल जाए। वरना मैंने यहाँ पे भी डाउनफॉल देखे, भाई लैंड तो परचेज कर ली और जब जरूरत पड़ी उसको सस्ते भाव में बेच के निकल ली। ये ध्यान रखिएगा भैया, ये ऐसा होता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ पर ऐसी कई कोचिंग्स को मैंने डूबते हुए देखा है। ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स है जो शायद एक्स सर को देख के, वाई सर को देख के एक कोचिंग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अपनी कोचिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगे, कैसे उनको किसी भी बिजनेस में एंटर होना चाहिए? सबसे पहले तो मेरा हमेशा ये मोटिव रहता है कि जो भी अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो स्टार्टअप्स, जो यंग स्टार्टअप्स होता है ना, उनमें जोश बहुत होता है, पर जोश के साथ साथ डेडिकेशन उतना ही और कंसिस्टेंसी भी उतना ही। आपको एक दिन में, आप कितने भी टीचर्स को या कोचेस को देख लो, वो एक दिन में पॉपुलर कोई नहीं हुआ है। सही बात है। हमारा थिंकिंग क्या होता है कि भाई आज ही मैंने अगर कुछ रिकॉर्ड किया तो आज ही पॉपुलर हो जाए, आज ही वायरल हो जाए, और अगर नहीं होता है तो हम नेक्स्ट डे बंद कर देते हैं। तो पहली चीज है माइंडसेट, कि आपका माइंडसेट ऐसा बनाइए कि भाई हमें एक ही दिन में पॉपुलर नहीं होना है। हो गए वो किस्मत की बात है, अगर नहीं हुए तो हमें कंसिस्टेंट रहना है। बिल्कुल सही बात। धीरे धीरे स्टार्टअप करना है, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, और न्यू वेज है, नए जो पुराने हमारे टीचर्स हैं उनके हम देखिए, उनका मेथड ऑफ टीचिंग देखिए, किस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं, अगर पैनल पे पढ़ा रहे हैं या उनका स्टूडियो है, या किस तरीके से स्टार्टअप के उनका जो फॉल, उनका जो जर्नी है वो आप स्टडी करिए, उसके बाद आप फॉलो करिए। आप रैंडमली बस किसी को देख के स्टार्ट कर देते हो तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि आप डीमोटिवेट भी जल्दी हो जाओगे, यार कोई सुन ही नहीं रहा है मेरे को, ठीक है, या मेरा कोर्स बिक ही नहीं रहा है। तो ये सब होने के बाद क्या होता है कि फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप माइंडसेट आपका इतना स्ट्रांग है कि नहीं मुझे करना है, कितने भी फेलियर्स आए और मुझे इस फील्ड में ही जाना है, अपना कैरियर इसी में बनाना है, करेक्ट, तो धीरे धीरे आप करके गाइडेंस, एक्सपर्ट गाइडेंस लीजिए, बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप एडवाइस देते रहते हो स्टूडियो को लेके, वो सारी चीज़ें, तो ऐसे काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग फील्ड के। आप जिस फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हो उस फील्ड के एक्सपर्ट को मिलिए, उनसे गाइडेंस लीजिए। आप नॉमिनल फीस लगती है, लोग क्या वहाँ कंजूसी कर देते हैं कि नहीं यार मेरा नवरा हूँ, मैं ठाली हूँ, मैं खुद ही रिसर्च कर लूंगा। पर जो लोगों को इतना टाइम लग गया उनसे आप कल एक बार सीख लीजिए ना, आपका टाइम पैसा दोनों बचने वाला है। नहीं, मेरा ऐसा मानना है सर, इसको आप बताइएगा कि कितना सही है इस हद तक, कि जब आपको अगर कोचिंग ऑनर बनना है तो सबसे पहले आपको कोचिंग के इकोसिस्टम को समझना पड़ेगा, और इकोसिस्टम को समझने के लिए आपको कोचिंग में जाके काम करना पड़ेगा। ये एक अच्छा तरीका होता है मेरे ख्याल से। ये तरीका बहुत अच्छा है और ये बहुत पुराना भी है। अच्छा। अगर हम कहते हैं ना कि भाई बड़ा अगर कोई बिजनेसमैन है, या तो फिर चलो ना, मैं तो बोलता हूँ कि राम जी को देख लीजिए, रामायण में राम जी को देख लीजिए कि भाई हमें अगर राजा बनना है तो हमें पहले कुटिया में जाके
ठीक है, बस, रहना पड़ता रहना है, पड़ता लोगों के बीच रहना है, वहाँ का व्यवहार देखना है, सीखना है, उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हाँ, सबको तो समझना वो है। सब समझना है, उसके बाद आप राजा बन सकते हो। तो बिल्कुल वैसे बिजनेस में भी अगर आप किसी बिजनेस को सीखना चाहते हो तो ऐसा कोई बिजनेस है, वहाँ पे जाके आप पहले ट्रेन होइए या वहाँ पे आर्टिकलशिप करिए या ट्रेनिंग आप लीजिए वहाँ से, और वहाँ पे आप काम करते करते उनकी बारीकियों को सीखोगे कि यार बिजनेस दूर से तो अच्छा दिखता है, पर जब आप उसके अंदर जाते हो तो बहुत सारे लूप होल्स होते हैं या फिर प्रॉब्लम्स होती है जो बाहर से नहीं दिखती है, वो आप वहाँ पे अगर काम करते हो तब भी आपको पता चलता है। पर बिजनेस की तो ऐसी थ्योरी है सर आज के टाइम पे, पता है बूम बिजनेस का कैसा है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि शार्क टैंक है। अब शार्क टैंक पे आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे यूनिक चीजें लेके आ रहे हैं, उनके पास में अपना एक, बहुत से लोगों के पास अपना एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी वो एक यूनिक चीज लेके आए। अब कोचिंग एक्चुअल में यूनिक नहीं है, सही। इस वजह से आपको जब यूनिक आपके पास कुछ नहीं है तो आपको वही इकोसिस्टम को फॉलो करना है। जैसे मतलब आपको पूरी R&D करनी है, आपको कोचिंग को ज्वाइन करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। करेक्ट। देखो इस बात को थोड़ा सा और मैं क्लियर करता हूँ कि बेसिकली क्या है कि आप ऐसे जो ऐसे शार्क टैंक और ये सब पे ऐसे कुछ यूनिक देखते, तो इन्होंने कुछ ना कुछ यूनिक किया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोचिंग इंडस्ट्री में ऑनलाइन की ऐप हम लेके आए थे, उस टाइम क्लास प्लस भी आया था, एपेक्स भी था, एपस्कॉट भी था, ऐसी बहुत सारी कंपनी थी। मैंने अपनी कंपनी भी लॉन्च करी थी, तो उस टाइम पे ऐप एक यूनिक चीज थी। पर जैसे ही डाउन द लाइन बाकी लोगों को फंडिंग मिली, हमें नहीं मिली, तो हम रुक गए, हम पीछे हट गए। फिर हमने हमारा मेन काम स्टार्ट किया दूसरा वाला। तो अगर किसी को एक्चुअल में ऐसे इकोसिस्टम में जाना है, जैसे नीट पढ़ाना शुरू करना, अब नीट तो कब से पढ़ाया जा रहा है, अब नीट का पढ़ाना है और आपको नीट में फेमस होना है, तो पहले आपको नीट का पूरा इकोसिस्टम समझना ही पड़ेगा। तो रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छा पॉइंट था जो मुझे लगा कि मैंने भी उसमें कुछ एड ऑन करना जरूरी था। सच मैं ये बताऊं कि बिजनेस जब आप स्टार्ट करो या कोचिंग लगा लो या टीचिंग का कोई भी बिजनेस है, मेन पार्ट कहाँ छूट जाता है? रिसर्च। जो आपने भी बताया, सबसे मेन पार्ट रिसर्च है। अगर आप किसी इंडस्ट्री को रिसर्च नहीं कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा चांसेस है, मैं तो बोल रहा हूँ 110% चांसेस है कि आप फेल हो सकते हो। क्या रिसर्च के रिसर्च ये है कि जैसे अगर आप टीचिंग ही आप अगर कर रहे हो, ऑनलाइन टीचिंग कोर्स में जाना है, तो आप ये देखिए कि आपके स्टूडेंट्स कौन है, ठीक है, वहाँ के कॉम्पिटिटर कौन है, करेक्ट, जो उसके मेन डोमेन के मास्टर है, तो आपको कॉम्पीट वहाँ करना है। अब कॉम्पीट करना है तो कॉम्पीट करने के लिए आप में एक्स्ट्रा स्किल्स क्या होनी चाहिए? या तो प्राइस को लेके, या आपका कुछ पढ़ाने का तरीका अलग से होना चाहिए, या आप एक्स्ट्रा क्या दे रहे हो, अलग क्या कर रहे हो, अलग क्या कर रहे हो, तभी तो वो कंप्यूटर वहां से जो है कस्टमर छोड़ के आपके पास आएंगे, वरना तो वो उन्हीं को पकड़े बैठे। लॉयल तो कस्टमर्स भी होते हैं आजकल, करेक्ट, ठीक है। तो एक ब्रांड को छोड़ के आपके पास आना है, तो उसके लिए आपने क्या रिसर्च किया? सिंपली अगर कोई पढ़ा रहा है, आपने पढ़ाना शुरू किया, तो आपके पास कोई नहीं आने वाला। आपका नाम बनाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं होना था। जैसे कि पेपर्स है, काफी न्यूज़पेपर आए थे, तो मैं नाम नहीं ले रहा, पर उन्होंने एक सिस्टम किया था कि हम गिफ्ट देंगे, कूपन सिस्टम लाए। करेक्ट, ठीक है। तो मार्केट में आने के लिए उन्होंने कुछ अलग किया जो और कोई पेपर्स वाले नहीं करते। सालों से पेपर्स आ रहे हैं अलग अलग कंपनीज के, और उस बंदों ने क्या किया कि भाई हम कूपन सिस्टम लाएंगे, अगर आप कूपन प्रोवाइड करते हो तो महीने के एंड में आप ये फॉर्म हमें दीजिए और हम आपको गिफ्ट देंगे। बिजनेस का एक फॉर्म ये भी होता है कि हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं, तो आपने बोला कंप्यूटर एनालिसिस कर लिया, रिसर्च कर ली। अब जैसे मुझे अगर इस एरिया में अकाउंट की कोचिंग चालू करनी है, तो मैं अगर अकाउंट की कोचिंग चालू करना चाहूँगा और वहाँ पर बहुत सारे कंपटीशन में लोग हैं, तो क्या मैं सक्सेस हो पाऊंगा? चांसेस है, पर बात वहीं आती है रिसर्च पे, ठीक है। कंपटीशन से डरना नहीं। देखो आज तक किराने की आप शॉप देखोगे तो एक ही जगह पे 10 किराने की शॉप हो जाएगी। बिल्कुल सही बात। पर मैंने ऐसे शॉप देखे हैं कि 10 किराने की दुकानें पर चल एक ही रही है, अच्छा, बाकी 9 की फेल है। बस थोड़ा बहुत बैठे हैं, चिल मार रहे हैं, कोई आ गया तो दे दिया, वरना ठीक है। और एक ही किराने की शॉप पे इतनी लाइन लगी हुई है। अब डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस कहाँ है? उसके व्यवहार में, बातचीत के तरीके में, ठीक है। वो किस तरीके से प्रोवाइड कर रहा है कंज्यूमर को, इजीली कैसे उसके प्रोडक्ट मिल रहे हैं। उसने पूरा मॉल सिस्टम बना दिया कि आप घूम फिर के आप अपने खुद ही ले लो, ठीक है। एक किराना वाला है, वहाँ पे लाइन लगी है, पर वो बोले हाँ दे रहा हूँ, रुक जाइए, वो बोलने का तरीका ही सही नहीं है, कौन आएगा उसका? तो ये डिफरेंसेस आपको सोचने हैं, समझने हैं और अपने बिजनेस में लेके आना है, ताकि आप उस कंपटीशन को मार दे सको और आप वहाँ पे आउटस्टैंड करके अपना बिजनेस ग्रो कर सको। अच्छा, आधे लोगों को तो ये आपत्ति हो जाती है कि कोचिंग को बिजनेस से रिलेट नहीं किया जाए, कोचिंग तो एक सेवा है। आपका क्या ओपिनियन है? ये गलत है। देखिए, सबको पेट भरना है अपना, ठीक है। सबसे बड़ी हकीकत यही है। आप एशियन टाइम से देख लीजिए, हम किसी को मार के भी खाते थे, ठीक है। तो आज
गुरु को भी दक्षिणा तो चाहिए, चलो भले खुशी से दे, पर आज के टाइम में ऐसा कोई नहीं है कोई सामने से दक्षिणा देने वाला है, वो टाइम गया। पर आज अपने आप को सर्वाइव अगर कर पाओगे तो आप अपना बिजनेस आगे बढ़ा पाओगे या और किसी को अपना ज्ञान दे पाओगे। ठीक है, जब आप खुद का सर्वाइव को लेके अगर आप पे क्वेश्चन आ रहा है तो आप किसी स्टूडेंट को कैसे सिखा सकते हो कि आप मेरे यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हो, क्योंकि वो स्टूडेंट आपके पास क्यों आया है, बिजनेस करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, आगे कमाने के लिए। सही बात। तो अगर आप खुद ही नहीं कमा रहे हो, ठीक है, तो आप अपने स्टूडेंट को कैसे सिखाओगे भाई तुम ही कमा। मैं तो बोलता है ऐसी जगह जाओ ही मत जो ऐसा बोलते हैं कि भाई ये सेवा है क्योंकि आप वहां पे सीखने जा रहे हो कि मुझे सक्सेसफुल होना है और मुझे पैसा कमाना है, और वो गुरु खुद ही नहीं कमा पा रहा है। बिल्कुल सही है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते? तो टीचर्स इस बात का ध्यान रखिए, कोचिंग को बिजनेस से कनेक्ट करके देख पाएंगे तभी फिजिक्स वाला, तभी उत्कर्ष दृष्टि बन पाएंगे। अदरवाइज ऐसा लगता है कि सेवा भाव निकल जाएगा और आप मार्केटिंग नहीं करेंगे, आप रिसर्च नहीं करेंगे, आप अपने सेल्स, अपनी कॉलिंग टीम, इनको डेवलप ही नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज देखिए बैकअप जो हमारा होता है, टीम एक चाहिए, उनको भी हमें सैलरी प्रोवाइड करनी होती है। तो ये सारी चीजें आप कब कर पाओगे? जब आप अर्न कर रहे हो तभी ना। और अपने साथ साथ आप काफी जनों का घर चला रहे हो, और आप ये सेवा तो है, ठीक है, आपको इसका मिसयूज नहीं करना है कि भाई हम पूरे इंडस्ट्री से ज्यादा हम कमाएंगे, ज्यादा फीस लेंगे, वो नहीं। आप इस लेवल पे लीजिए ताकि आप अपने आप को सर्वाइव कर सको, अपना बिजनेस ग्रो कर सको। और ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप होते हैं, इसी बात पे चल रहा है। तो आज के टाइम पे जैसे फिजिक्स वाला एग्जाम्पल, फिजिक्स वाला जब आए तो उन्होंने कम फीस, बिल्कुल फीस, नल फीस, ये कॉन्सेप्ट लाया। बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी यही चला, अनअकैडमी का भी यही था कि कम फीस में सब करा। अब इसको देख के नए नए लोग भी कम फीस में आते, तो क्या वो सही है? सर जी, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, सिंपल, ये भी बिजनेस का फंडा है। काफी बड़ी कंपनीज भी करती है, पर उतने हद तक ही करिए जितना आप अपने आप को स्टेबल रख सको। दूसरों को देख के आप कुछ मत करिए, आप ये देखिए कि भाई वो लोग कैसे, इनके पास तो फंडिंग होती है, पर जो इंडिविजुअल टीचर है उसके पास तो कुछ नहीं है। तो आप अपना लिमिट बनाइए कि भाई मैं अपना खुद का पैसा इतने टाइम तक मैं इतना फ्री दूंगा, इतना डिस्काउंट दूंगा। जब आप दे ही नहीं पा रहे हो तो आप खुद को डेट में क्यों डाल रहे हो? चलेगा ही नहीं। तो खुद बर्डन लेके आप किसी का भला नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच सर, आपने सारे क्वेश्चंस को इतने अच्छे से समझाया और यूजर्स को भी मेरे बहुत सारी वैल्यू मिली है। तो मज़ा तो मुझे आपसे बात करके, पिछले 2-3 घंटे से मैं सर से कनेक्टेड हूँ। बैक स्टेज पे हम जब डिस्कशन कर रहे थे और सर का स्टूडियो देखा, सर का एकदम बिजनेस मॉडल देखा, तो मज़ा आ गया सर। जिस तरीके से, मतलब आपको एक बात बताता हूँ, सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली। सर ने क्या किया कि सर की अकाउंटिंग की फर्म में जो एम्प्लॉय है वो सर ही के स्टूडेंट हैं। तो सर पहले उन्हें पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद में उन्हीं को प्लेसमेंट अपनी ही कंपनी में देते हैं। ये इससे क्या फायदा हो गया सर? सर बेसिकली पहले क्या होता था कि मुझे स्टाफ चाहिए होता था, तो मैं बाहर से अगर हायर करता था, सबसे बड़ा तो मुझे उन्हें कंसल्टेंसी फीस देना होता है, जो कि एक सैलरी होता है। तो वो तो चलो हम दे देते, कोई दिक्कत नहीं, पर महीने 2 महीने में पता चलता है कि उस लेवल पे कैपेबल है ही नहीं। फिर हमें उन्हें रिमूव करना है, दूसरा हायर करना है, उसमें टाइम और कॉस्ट दोनों लग जाता है। तो आप खुद ही सिखा रहे हो और खुद ही यूटिलाइज। फिर मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना मैं ही ट्रेंड करूँ, ठीक है। तो ऐसा भी हो जाएगा कि हमारे एरिया के जो बच्चे हैं वो अच्छे से ट्रेंड भी हो जाएंगे, प्लस उन्हें मैं खुद ही प्लेसमेंट दूंगा, ताकि उनके लिए भी अच्छा होगा कि भाई हमें सीखने के बाद हमें प्लेसमेंट मिल। बहुत अच्छी सोच है सर, इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स और ऐसे यंगस्टर्स को भी मौका मिल रहा है आप जैसे लोगों के साथ काम करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, काफी मजा आया आपसे बात करके।